नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हम हमेशा अपने कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत और प्रोफेशन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आज हमारे साथ है डॉक्टर गौरव राठौर, ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट में उन्होंने महारत हासिल की है। साथ ही वे वर्तमान में जेपी हॉस्पिटल दिल्ली में एज अ डायरेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके के जोड़ों के दर्द होते हैं और किस तरीके की उनकी थेरेपी होती है, और साथ में जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, उनको किस तरीके की इंजरी होती है और वो उनका किस तरीके से इलाज करते हैं। तो नमस्कार गौरव जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप लोग को भी सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से नमस्कार। ऑर्थोपेडिक सर्जन तो बहुत होते हैं और हम लोग आए दिन देखते भी रहते हैं कि कुछ भी अगर हड्डी की बीमारी हो जाए या जोड़ों में दर्द होता है तो हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन आपकी जो विशेषता है ख़ास तौर पे कि स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट में आपने महारत हासिल की है, तो ये किस तरीके के आप इलाज करते हैं और किस तरीके की थेरेपीज़ होती है, इसके बारे में तो आपसे मैं बहुत सी बातें जानूँगी। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप के जो फादर है वो एयरफोर्स में हैं और आप डॉक्टरी पेशे में आ गए, तो ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि पिताजी की राह पर बच्चे चलते हैं। मैं उसी राह पे चालू भी हुआ था और मैंने सन 91 के अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन भी की थी। लेकिन मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं हमेशा एयरफोर्स स्टेशन में ही रहा। मैंने कभी सिविलियन लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करी और मेरे को लगता था, मतलब मैं बाहर जाता था जब अपने ननिहाल या अपने दादी के यहाँ, तो मेरे को लगता था ये थोड़ा एक अलग टाइप का मतलब एनवायरनमेंट है। सोशल रहते हैं ज़्यादा लोग। बाकी तब तक 17-18 साल जीवन में सिर्फ मैंने फ़ौज की ज़िंदगी देखी थी। तो थोड़ा सा एक मन था कि कॉलेज लाइफ देखूं, थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लोर करूं, इसलिए मेरे ख्याल से मैंने एनडीए को परस्यू नहीं किया। प्लान नहीं था, बट धीरे धीरे करके द वे बिकेम क्लियरर और हम उस पर चलते रहे। आप आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं और आपने जो महारत हासिल की है स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट में, इसके बारे में आप बताइए कि किन किन तरह की जॉइंट इंजरीज़ होती है और किस किस तरीके की थेरेपीज़ होती है, उस बारे में। तो देखिए, इसमें दो भाग हैं, एक तो जॉइंट रिप्लेसमेंट है, एक स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं। दोनों थोड़ी सी अलग हैं एक दूसरे से। तो मैं पहले जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा कॉमन है और थोड़ा सा आम आदमी को ज़्यादा इफेक्ट करती है। धीरे धीरे आजकल जोड़ों की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, स्पेशली नी की और हिप की प्रॉब्लम हुई, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है आर्थराइटिस। जो हमारे जोड़ होते हैं उसके अंदर जहाँ जो दो हड्डियाँ मिलती हैं उसके बीच में कार्टिलेज की लेयर होती है, जिसको हिंदी में हम उपास्थि बोलते हैं, और वो आपस में घुटने की हड्डियों को रगड़ने नहीं देती है। और उम्र के साथ में और कई कारणों से ये जो कार्टिलेज की लेयर होती है धीरे धीरे पतली पड़ जाती है और पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो हड्डी आपस में रगड़ खाती है, वही दर्द करती है, वही टेढ़ापन पैदा करती है, और इसी को हम आर्थराइटिस, घिसना या गठिया, कोई भी नाम दे दें। जी जी। तो है ये एक तरह का एक एजिंग प्रोसेस। कभी कभी ये एजिंग की वजह से नहीं होता है, किसी बीमारी के कारण होता है। और कई बार हम कहते हैं कि उम्र से पहले भी लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो देखिए, आप कुछ लोगों में देखिए तो ये 50-55 में हो रहा है, कुछ लोगों में 80 में भी नहीं हो रहा है। तो कई रीजंस होते हैं, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं पेशेंट्स को देख के। देयर आर वेरियस रीजंस की कई बार समय के बहुत पहले होने लगते हैं। तो यही हमारा वो रहता है इवैल्यूएशन का। मैं कहूँगा जो सबसे बड़ा कारण आज अगर हम देखें कि जॉइंट्स ख़राब हो रहे हैं लोगों का, नंबर 1 इज़ बॉडी वेट। हम हमारे सभी पूर्वज के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हैवी हैं। दूसरी चीज़ है, जो अगर हम आप सोचें कि हमारे जो शरीर के अंदर एक तरफ चर्बी है और एक तरफ मांस है, मसल हमारे शरीर का इंजन है जो हमें चलाता है। चर्बी सिर्फ एक डेड वेट है। तो चर्बी हम लोग के सबके शरीर में बहुत ज़्यादा हो गई, मसल होता है कम होता जा रहा है। तो ये सभी कारणों की वजह से एक मैकेनिकल डिसएडवांटेज में हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स, कि जो चलाने के मसल हैं वो तो कमज़ोर होते गए हैं और जो शरीर पे लोड है वो बढ़ गया है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए समय से पहले घुटने घिस जाते हैं और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिल ही रही है। स्पोर्ट्स इंजरी की हम बात करें या जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो आपने एक स्पेशलाइजेशन जो आपको मिला है और आपने जो महारत हासिल की है, प्री ओलंपिक हुआ था 2012 में लंदन में,
उस वक्त आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी, हो सकता है रिसर्च भी किए है, जिसके बाद आप बहुत अच्छा लोगों को थेरेपीज़ देते हैं और आपके पास लोग आते हैं। कि मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे को वो उस टाइम पे मैं आई वाज वर्किंग इन द यूके एंड मेरा काफ़ी चांस हुआ कि काफ़ी अच्छे स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो कि काफ़ी अच्छी जो टॉप एलीट एथलीट टीम्स थी उनके साथ काम करते थे और उनके साथ मेरे को उनसे मिलने का, उनसे तालमेल करने का एक मौका मिला। एंड उससे मेरा काफ़ी वर्ल्ड व्यू जो था स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में चेंज हुआ कि हाउ वी शुड बी ट्रीटिंग स्पोर्ट्स इंजरी। और ये एलीट लेवल एथलीट्स के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स हम सबका एक जीवन का भाग होना चाहिए। हम लोग के एक बहुत बड़ा जो लेथार्जी और एक बीमारी का कारण है कि वी आर नॉट एज मूविंग एज मच एज वी शुड। जितना हमारे पूर्वज जितना मूवमेंट था उनका या खेल कूद में या इवन दिनचर्या में उतना मूवमेंट नहीं रहे। टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी तो लोग सब कुछ मैनुअली काम करते थे। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आजकल लोग सब मशीन पर डिपेंड है। बिल्कुल, देखिए आजकल मेरे पास लेडीज़ आती हैं और मैं उनको बोलता हूँ देखिए आप लोग का उतना मूवमेंट नहीं है, तो वो कहती हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हम तो पूरे दिन बिजी रहते हैं। बट मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखिए आप अपनी अगर ग्रैंड मदर को देखें तो घर के अंदर एक फिजिकल लेबर होता था। पानी की बाल्टियाँ लेके चलती थी, कुएं से पानी निकाल रहे होते थे, कपड़े हाथ से धो रहे होते थे। बिजी आज भी वो हैं, स्ट्रेस उतना ही है, पर शायद वो जो फिजिकल लेबर का पार्ट है वो नहीं है। तो थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेटली वीमेन आर मोर अफेक्टेड विद अ लॉट ऑफ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स। जो ये जो जोड़ों की जो प्रॉब्लम है, घुटने घिसना या कमर की जो तकलीफ आना, ये थोड़ा लेडीज़ में इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एक तो हार्मोनली और जेनेटिकली उनका जो मसल मास है वो आदमियों से कम होता है। दूसरा जो अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज जो आजकल लेडीज़ को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। घर के कामों में उतना फिजिकल लेबर अब नहीं रह गया है, ठीक है ना, क्योंकि जीवन में बहुत ज़्यादा सहूलियतें आ गई हैं। तो स्ट्रेस नहीं कम हुआ है, स्ट्रेस उतना ही है। तो मैं उनका काम को छोटा नहीं बना रहा हूँ, पर जो पर फिजिकल एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें अगर करें तो ज़रूर ये सब चीज़ें। तो जैसे आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करी, तो जैसे हम जनरली सोचते हैं कि नी रिप्लेसमेंट या नी वाला जॉइंट है उसी को रिप्लेस किया जाता है, तो ऐसे क्या कोई और भी हमारी बॉडी में जॉइंट्स तो बहुत होते हैं, क्या उनका भी इसी तरीके से रिप्लेसमेंट या थेरेपीज होती हो? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सिर्फ घुटने का होता है। सबसे पहले दुनिया में जिस जॉइंट का विकास हुआ था वो था कूल्हे का जोड़, हिप रिप्लेसमेंट। और आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि जिस हॉस्पिटल के अंदर ये कूल्हे का जोड़ की इजाद हुई थी वहीं मैंने अपनी फेलोशिप की थी 2 साल की, 2006-07 के अंदर। वहाँ पे जॉन चार्नली नामक एक बहुत ग्रेट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड अ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ओवर मैनी ईयर्स डेवलप किया। कई बार उनको फेलियर भी मिली, देयर वर टाइम्स कि उन्होंने कहा कि ये जॉइंट्स रिप्लेस हो ही नहीं सकते हैं, टिल ही वर्कड ऑन इट। और अल्टीमेटली 60s के अंदर जो उन्होंने डेवलप किया, हम आज उसी प्रिंसिपल्स पे जॉइंट्स को रिप्लेस करते हैं। जो घुटने का रिप्लेसमेंट हुआ वो ज़्यादातर यूएस में हुआ और वो सन लेट 60s अर्ली 70s में हुआ और वो भी बहुत एक वेल एस्टैब्लिश्ड है। इसके अलावा जो मैं थर्ड मोस्ट कॉमन जॉइंट जो मैं बदलता हूँ वो है आजकल शोल्डर रिप्लेसमेंट। तो शोल्डर की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी कॉमन होती जा रही हैं। उसमें भी कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप के जॉइंट रिप्लेसमेंट्स होते हैं और वो इतना अभी पॉपुलर नहीं हुआ है हमारी कंट्री में क्योंकि उसके उतने ट्रेंड सर्जन्स नहीं हैं इस वक्त, परंतु वो भी काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है जो शोल्डर के रिप्लेसमेंट्स हैं। इसके अलावा एल्बो रिप्लेसमेंट हुआ, एंकल रिप्लेसमेंट हुआ, छोटे जो जोड़ होते हैं उनके भी रिप्लेसमेंट्स हैं, परंतु वो उतने कॉमन नहीं हैं। जैसे हम कैटरेक्ट की ही बात करें कि आइज के कैटरेक्ट का सर्जरी तब होता है कि जब आप इतना एज हो गया उस समय पे आपको करना ही करना है। लेकिन जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की हम बात करें तो इसका भी कोई एक एज होता है कि उस समय करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर 2 मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। एक तो देखिए दुनिया में आज प्रोबेबली सबसे कॉमन ऑपरेशन जो है वो कैटरेक्ट का है, क्योंकि एक एज के बाद जो हमारी मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है ये इन्वेरिएबली होने लगती है और ऑपरेशन इसका बहुत इजी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और इससे कई लोगों के जीवन के अंदर एकदम प्रकाश आ गया है। उसी तरह से आज जो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट कॉमन ऑपरेशन है वो घुटनों का प्रत्यारोपण, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट। उसका भी कारण ये है कि आप अगर आप देखें एक पर्टिकुलर एज के बाद वो हो सकता है 50-55 हो, वो हो सकता है 70-80-90 भी हो, लोगों के जो घुटने होते हैं वो घिस जाते हैं, तकलीफ देने लगते हैं और उससे काफ़ी डिसेबिलिटी पैदा होती है। जो पर्सन की क्षमताएं हैं वो कम हो जाती हैं, उनका जो लोगों के ऊपर डिपेंडेंस है वो आश्रित होने लग जाते हैं। अब देखिए जीवन होना चाहिए सुखमयी,
किसी पे आश्रित नहीं होना चाहिए, आप लास्ट डे ऑन अर्थ पे अकेले इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब ये कैपेसिटी रहनी चाहिए। ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के लिए वन ऑफ द मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि हमारे पेशेंट्स को हम वो लाइफ दें। तो यही जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की भी फिलॉसफी है। अगर जॉइंट की प्रॉब्लम 50-55 में आ गई है तो पेशेंट के लिए वो एज है। अगर पेशेंट की एज 90 तक अच्छे जॉइंट चल गए हैं पर 90 पे उनको एकदम ऐसा लग रहा है कि उनका चलना कम हो रहा है, उनका जीवन का आनंद कम हो रहा है, तो हम 90 पे भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो हायर एज, देयर इज़ इवन नो लोअर एज। परंतु हम लो एज में नहीं करना चाहते हैं। कम उम्र के लोगों में हमारी कोशिश होती है कि यदि हमारे पास कोई अल्टरनेट्स हैं तो हम उसको जितना हो सके प्रैक्टिस करें। सर, जैसे आपने बताया कि नी रिप्लेसमेंट की कोई एज होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है तो जैसे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका मोतियाबिंद आपकी आँख में आ गया है तो अब आपको करना ही है। लेकिन जब नी रिप्लेसमेंट की बात आती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आपका नी रिप्लेस करना होगा, लेकिन उसको इतना बिलीव नहीं होता है कि हाँ करना चाहिए। वो और 3-4 जगह जाएगा, उस पर सजेशंस लेगा, किसी के और सुझाव लेगा और उसके बाद फिर कई तरीके कहेगा कि नहीं नहीं अभी नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें जो मिथ है इसके पीछे, तो ये क्यों, क्या वजह है? ये हम बहुत कॉमनली फेस करते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक स्केप्टिसिज्म होता है ऑपरेशन को लेके, और आई एम श्योर कि हमारे जो ऑफ्थेल्मोलॉजी कोलीग्स हैं उनको ये चीज़ नहीं फेस करनी पड़ती जब वो कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं। इसके एक कारण तो ये है कि कैटरेक्ट का सर्जरी देखिए काफ़ी समय से हमारे देश में काफ़ी सक्सेस के साथ हो रहा है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी और ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक तो अभी कुछ ही साल से ज़्यादा पॉपुलर होने लगी है। ये ऐसा नहीं है कि ये पिछले 40-50 साल से हमारे देश में हो रही है। हमारे देश में कुछ बड़े सर्जन्स थे जो सन 90 के दशक में करते थे, बट इसके जो रियल जो ये एक्सप्लोजन ऑफ सर्जरीज हुई हैं ये मेनली 2000s में स्टार्ट हुई है। दूसरा, नी रिप्लेसमेंट के बाद आप ये सोचें कि थोड़ा सा कम से कम 2-3 महीने लगते हैं पेशेंट को पूरी तरह रिकवरी नॉर्मल में, चलने में। दूसरा, इसमें पेशेंट का भी योगदान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर्जन ने ऑपरेशन कर दिया, पेशेंट जाके लेटे हुए हैं और वो सोचें। और एक विल पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव आउटलुक, विल पावर नहीं है, परंतु अगर हम स्टेटिस्टिकली इसका सक्सेस रेट देखें तो 90-95% सक्सेस रेट हमें मिलता है जॉइंट रिप्लेसमेंट में। तो सर, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बात करेंगे कि किस किस तरीके के स्पोर्ट्स इंजरीज होती है और कैसे आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं।
सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो सर अब स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में आप बताइए कि हम इतने स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखते हैं, कई हमारे क्रिकेटर्स तो लोग हमें ज़्यादा याद रहते हैं कि उनको किसी को चोट लग गई तो इतने दिनों के लिए वो नहीं खेल पाएंगे, वनडे मैच नहीं खेल पाएंगे, ऐसा होता है। और हम टेनिस में भी ज़्यादातर देखते हैं कि एंकल में प्रॉब्लम हो जाती है या कई बार उनके एल्बो में प्रॉब्लम हो जाती है तो वो नहीं खेल पाते। तो इस तरीके जो स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो इंजरी है को किस तरीके की होती है? देखिए, हम जब स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं, इट इज़ नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स पीपल, इट इज़ फॉर कॉमन पीपल जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में जाके। और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्पोर्ट्स इंड्यूस्ड नहीं हो, कभी कभी जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में भी हो जाती हैं, पर हम उनको क्लास करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है ना, जैसे घुटने के अंदर मेनिस्कस हो गया या लिगामेंट इंजरी हो गई, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से स्पोर्ट्स में ही होगी। तो स्पोर्ट्स इज़ अ स्मॉल पार्ट, बट ये एक क्लास ऑफ इंजरीज़ है। और देखिए, आजकल देश के अंदर थोड़ा सा लोग अपने सेहत के प्रति जागरूक तो हो रहे हैं, और जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ देखते हैं कि लोगों का स्पोर्ट्स के प्रति इंटरेस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है। बचपन के अंदर ज़्यादातर लोग खूब स्पोर्ट्स खेलते हैं, जब टीनेज में होते हैं 20-22 साल तक खूब क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। उसके बाद जब अपने करियर में आ जाते हैं, लोग ज़्यादातर स्पोर्ट्स को एक बैक सीट दे देते हैं। थोड़ा सा करियर में जब इस्टेब्लिश होते हैं तब लगता है जीवन अपना थोड़ा फिर से सुधारें, तो लोग स्पोर्ट्स की तरफ वापस जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि 20 साल जब उनकी उम्र थी और अब हो गई है उनकी 32-33 साल, और 10 साल के पीरियड में उन्होंने कुछ नहीं किया अपनी फिटनेस के लिए। सबसे ज़्यादा इंजरी उनमें होती है जो एक अंतराल के बाद स्पोर्ट्स में लौटते हैं और उसी जज्बे के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, बॉडी साथ देती नहीं है और उनको लिगामेंट इंजरीज होती हैं। और हर स्पोर्ट्स की एक क्लास ऑफ इंजरीज होती हैं। हम मतलब बैडमिंटन में मालूम है क्या इंजरीज होती हैं, गोल्फ में क्या इंजरीज हैं, टेनिस में क्या इंजरीज हैं, तो सबकी एक अपनी प्रोफाइल है। परंतु द कॉमनेस्टिक जो एक कॉमन थ्रेड है इन सब में ये है कि पेशेंट्स अपनी फिटनेस की तरह काम नहीं करते हैं, और वो सीधा उनको लगता है कि सिर्फ स्पोर्ट्स ही फिटनेस है। स्पोर्ट्स इज़ देयर फॉर एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस, बट फिटनेस के लिए और स्पोर्ट्स अगर आप अच्छे से खेलना चाहते हैं और सेफली खेलना चाहते हैं तो पहले थोड़ा सा शरीर को फिट करिए। तो गेम स्पोर्ट खेलने जाना चाहिए तो अपनी बॉडी को वार्म स्ट्रेच सब करना चाहिए। हर स्पोर्ट के अपनी कुछ टाइप की तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स खेलने के बाद ये इंजरीज होती है, कुछ लॉन्ग टर्म होती है, कुछ शॉर्ट टर्म होती है। तो जब लॉन्ग टर्म होती है तो लोग हो सकता है कई बार जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको खेलना भी छोड़ना पड़ता है। तो जिस तरीके के आप चीज़ें बता रहे हैं, क्या इससे ऐसा लगेगा लोगों को कि नहीं अब तो स्पोर्ट्स खेलना ही नहीं चाहिए क्योंकि इंजरीज हो जाती है और इतने लंबे समय के लिए हो जाती है? नहीं, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से एकदम विपरीत मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहिए। स्पोर्ट्स से सिर्फ सेहत ही नहीं, मेरे को लगता है एक मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है इंसान की। सो स्पोर्ट्स में हर तरह से आप खेलिए। और अगर हम किसी भी चीज़ का रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखें, जैसे कि अगर आप सड़क पार कर रहे हैं उसमें भी एक थोड़ा रिस्क होता है, तो थोड़ा सा रिस्क है स्पोर्ट के अंदर कि आपका एंकल ट्विस्ट हो गया या आपके कंधे में मोच आ गई, तो ये, लेकिन जो उसका बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स के अंदर बेनिफिट्स फार आउटवे द रिस्क। तो हर आदमी को स्पोर्ट्स में किसी न किसी तरह, किसी भी एज पे, इवन आप इफ यू आर 80-89, तो कोई भी आप वाइल्ड सा स्पोर्ट भी स्टार्ट करिए, बट यू शुड प्ले ए स्पोर्ट। सर मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में आपने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन उस वक्त की आप बात बताइए कि जब आप लंदन ओलंपिक्स में गए थे और आपका 1-to-1 इंटरेक्शन स्पोर्ट्स पर्सन से हुआ था, तो कई नई चीज़ें आपको पता चली हुई कि और कि किस किस तरह की इंजरीज होती है? नहीं, डेफिनेटली। अब देखिए, मैं एक आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो कि उसके बाद मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया उस चीज़ को, रनिंग। तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि रनिंग से घुटने ख़राब हो जाते हैं, जॉइंट्स ख़राब होते हैं। दूसरी चीज़ है कि वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट जो थे, जो रनर्स के साथ काम कर रहे थे, वहाँ की जो एलीट टीम्स की, उन्होंने मुझे बताया कि जो सबसे कम इंजरीज होती हैं रनर्स में, जैसे हमारे जो आदिवासी भाई हैं किसी भी देश के, वो सब नंगे पैर दौड़ते हैं, उनके अंदर रनिंग इंजरीज जो हम नॉर्मल रनर्स में देखते हैं एथलेटिक्स में कम होती हैं, जबकि उनका रनिंग डिस्टेंस जो है इज़ मच हायर। 50-50 किलोमीटर दौड़ देते हैं वो। उसकी वजह से उन्होंने इसके ऊपर जो शोध किया है उसमें पता लगाया है कि बेयरफुट रनिंग इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ रनिंग। ठीक है, एंड उस तरह से हर चीज़ के ऊपर एक नई विचारधारा डेवलप हो रही है। इसीलिए हम देखते हैं जैसे मिलिंद सोमन है, वो बेयरफुट ही हमेशा चलते हैं और इसीलिए ज़्यादा फेमस है और वो फिट भी बहुत रहते हैं। अब देखिए, बड़ी कंपनियों ने उसी के ऊपर कैशिंग करके बेयरफुट के जूते बना दिए हैं। अगर आपको दौड़ना है, आप तो चप्पल में भी दौड़ सकते हैं।
आप नंगे पैर दौड़ सकते हैं, आप जो भी आपके पास जूता है, ऐसा कोई उसके पीछे साइंस नहीं है कि ये जूते में दौड़ेंगे तो इंजरी कम होगी। लेकिन कई बार डॉक्टर्स लोग ही सजेस्ट कर देते कि इस ब्रांड का आप जूता पहनिए। देखिए थोड़ा सा मिथ्स हमारे यहाँ फैले हुए हैं, हम भी डॉक्टर्स भी, हम लोग भी ट्रेंड नहीं हैं, हम भी काफ़ी हद तक कई चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो आपके पास भी तो आते होंगे कुछ ब्रांडेड कंपनी वाले कि नहीं आप लोगों को सजेस्ट करिए। फॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसे तो नहीं आते हैं, पर पेशेंट्स के सवाल जरूर होते हैं कि सर हम कौन सा जूता खरीदें, किस कंपनी का खरीदें। मैं बोलता हूँ सस्ता खरीदिए, क्योंकि जूता ज़्यादा, अगर आप रेगुलर दौड़ते हैं 8-10 किलोमीटर तो ज़्यादा चलता नहीं है। यू डोंट हैव टू बाय अ वेरी एक्सपेंसिव शू टू रन वेल। जो हम लोग तो बचपन के अंदर वो सफ़ेद रंग का हरे सोल का पीटी शू कहते थे हम, वो उसमें दौड़ते थे, एब्सोल्युटली फाइन, कोई कमी नहीं थी उसमें। हम तो किसी भी जूते में दौड़िए, आप दौड़िए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी ये जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा भी सजेस्ट किया जाता है अपने टो पर चलिए, या कई बार कहते हैं कि आप एडी के पर प्रेशर दे के चलिए, तो वैसे सही चलना किसे कहा जाता है? देखिए बहुत सारे लोग दौड़ने में अपने दौड़ने की प्रक्रिया पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, उनका मन इधर उधर ना घूम रहा होता है। तो जैसे योग में कहते हैं कि माइंड का ना अवेयरनेस होना चाहिए बॉडी के अंदर जब हम कोई भी आसन लगाते हैं। अगर आप दौड़ने को योग बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी अवेयरनेस, जो माइंडफुलनेस होता है, वो बॉडी के अंदर लाना है। और हमें ये इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा पंजा कैसे पड़ रहा है, हमारे कौन से मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ हमें थकान महसूस हो रही है, ये एक अवेयरनेस होती है। अगर आप नंगे पैर दौड़ते हैं या फिर आप कोई भी नंगे पैर दौड़ने वाले लोगों को नोटिस करेंगे, और उनके ऊपर स्टडीज़ भी हुई हैं, उनका जो सबसे पहला भाग जो कांटेक्ट में आता है ग्राउंड के साथ, पैर का अगला हिस्सा होता है। अंगूठे नहीं होते हैं, बट अंगूठों, पैर के अंगूठे के जो पिछला हिस्सा होता है, जो हम बॉल ऑफ द फीट कहते हैं, वो आता है। यदि आप जूते में दौड़ते हैं तो ज़्यादातर एथलीट्स जो शू रनिंग करते हैं वो एड़ी पे दौड़ते हैं, तो उनका पहला हिस्सा जो ज़मीन पे कांटेक्ट करता है वो एड़ी होती है। इट हैज़ बीन थोड़ा सा ऑब्जर्व्ड भी और थोड़ा सा पॉस्टुलेटेड भी कि एड़ी पे दौड़ने से तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल, मेरे साथ हुआ है एक्सपीरियंस। मैंने पहली बार जब दौड़ना शुरू किया तो एडी के ऊपर प्रेशर देके गया तो बहुत दिनों तक तकलीफ हुई। ये इसलिए कि होता है क्योंकि हम चलते तो एड़ी पंजा ऐसे करके चलते हैं, लेकिन दौड़ते हम ऐसे नहीं हैं, दौड़ते हम पंजे पे हैं। और ज़्यादातर लोग क्योंकि दौड़ते नहीं हैं तो वो प्रक्रिया भूल जाते हैं। तो यस, अवेयरनेस उसकी बढ़ानी चाहिए। 4 फुट स्ट्राइक रनिंग कहते हैं इसको। साथ ही मैं कोविड के ऊपर ज़रूर आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जब कोविड का दौर चल रहा था तो लोग घर में ही थे, कोई एक्सरसाइज करने जा नहीं पाता था, लेकिन और बसेस भी नहीं चल रही थी, तो लोगों ने एक साइकिल को अपनाया और साइकिल लोगों ने बहुत चलाई। 3 किलोमीटर से लेकर 40-40 किलोमीटर तक लोगों ने बिल्कुल, साइकिल चलाई। और ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट रहा है। कुछ लोगों ने के बस खाना बनाया है घर में, और कई लोगों ने अपनी सेहत को सुधारने के लिए योगा सीखा और एक्सरसाइज करी, वो एक बहुत अच्छी चीज़ रही है। एंड साइकिलिंग इज़ अ वंडरफुल एक्टिविटी। तो सर ये साइकिलिंग में नो डाउट पूरे मसल्स का यूज़ होता है और अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें हमारे नीज़ का और हमारी जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारी बॉडी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग का कॉमन सेंस ये बोलेगा कि कोई भी जॉइंट को आप ज़्यादा चलाएंगे तो वो ज़्यादा घिसेगा, ऐसा है नहीं। ठीक है, जो जॉइंट आप ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा डेवलप होता है। इट इज़ एक्चुअली बेटर फॉर दैट जॉइंट। इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले बोलते हैं। तो अगर आप साइकिल करते हैं 40-50 किलोमीटर, उसमें कोई खराबी नहीं है। आप अगर 40-50 किलोमीटर दौड़ेंगे भी, उसमें भी कोई खराबी नहीं है। और जितना ज़्यादा चलेंगे वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी नहीं। हम लोगों के यहाँ जो ये जॉइंट की प्रॉब्लम है वो कम एक्टिविटी से ज़्यादा है, लैक ऑफ मूवमेंट, नॉट एक्सेस मूवमेंट। ठीक है, ये जो ओवर यूज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं ये हम लोग कम देखते हैं, ये देखते हैं हम, बट ज़्यादातर इट इज़ एक्चुअली लैक ऑफ एक्टिविटी। आपने जब प्रोफेशन शुरू किया उसके बाद आप इस मुकाम पर पहुंचे और आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं इलाज कराने के लिए, और लाइन भी लगी रहती होगी नो डाउट, तो आपके पास ऐसे कोई पेशेंट आया हो जो बहुत ही चैलेंजिंग रहा हो? देखिए रोज़ ही आते हैं चैलेंजिंग पेशेंट्स, और चैलेंजिंग मेरे लिए जो पेशेंट्स होते हैं वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनकी मैं बीमारी नहीं पकड़ पा रहा हूँ या मैं उनको ट्रीट नहीं कर पा रहा हूँ। चैलेंज मेरे लिए तब होता है जब पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट कम होता है। मैं उनको ख़राब से ख़राब दवाई लिख दूँ, वो लेने के लिए उसको तैयार हैं, लेकिन जो उनकी प्रॉब्लम, और ज़्यादातर हमारे मरीजों की जो प्रॉब्लम होती है उनकी जीवन शैली से ही पैदा हुई हैं। वो अपनी जीवन शैली नहीं बदलना चाहते हैं। इट टेक्स मी अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय लगता है उनको कन्विंस करने के लिए कि देखिए आपका भी योगदान है उसके अंदर, जो आपकी बीमारी हुई है उसमें भी, उसके इलाज में भी। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज वो है।
जिस एरिया में मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे बहुत आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स हैं एंड यू नो दे आर ओनली इन देयर 20s और रात रात भर बैठे रहते हैं कंप्यूटरों के सामने और जब एंटरटेनमेंट चाहिए तो फ़ोन में लग जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। जो प्रॉब्लम्स हम लोग किसी ज़माने में 50, 55, 60 के लोगों में देखते थे, आजकल हम 20, 22, 25 साल के लड़कों में देख रहे हैं, लड़कियों में देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज की कोई एक्टिविटी नहीं है और जीवन शैली उनकी इतनी ख़राब हो गई है। मैं उनको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उनको मैं पूछता हूँ आपने काला पत्थर पिक्चर देखी है? तो काला पत्थर के अंदर अमिताभ बच्चन वॉज अ माइनर। जब उस समय खादान में लोग जो काम करते सबसे डेंजरस प्रोफेशन माना जाता था। आज जो सबसे डेंजरस प्रोफेशन है हमारे यहाँ वो आईटी इंडस्ट्री है, क्योंकि आप घंटों तक कंप्यूटर में बैठ के अपनी कमर और अपनी गर्दन सबको डैमेज कर लेते हैं। आप कोई सजेशन या अपना एक मैसेज देना चाहें सभी कंप्यूटर जो ऑपरेट करते हैं उनके लिए और जो मोबाइल खास तौर पे बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं उनके लिए? देखिए, मैं तो 2 वर्ड का मैसेज है मेरा, मूव मोर। ज़्यादा मूवमेंट करिए, ठीक है? हम लोग का मूवमेंट कम होता जा रहा है, हम लोग हमारे जो एंसेस्टर्स के कंपैरिजन में कम चल रहे हैं, कम उठा रहे हैं, कम मूवमेंट कर रहे हैं। मूव मोर, दैट इज़ द ओनली मैसेज मैं कहूँगा सबके लिए। तो सर हम यहीं अपने इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई कि किस तरीके की जॉइंट की प्रॉब्लम्स होती है और कैसे उनका इलाज किया जा सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।